कोरोना को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी की चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। भारत में कोरोना से मृत्यु दर अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। पीएम मोदी ने देश के लोगों को मास्क पहनने में कोताही बरतने से बचने को कहा। कोरोना पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक जारी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह से बात की। वैक्सीनेशन को लेकर भी प्रधानमंत्री अन्य राज्यों के सीएम से चर्चा कर रहे हैं। बता दें कि देश में वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ही पहली बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी की कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों से जारी चर्चा में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की जगह गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। देश में कोरोना संक्रमण रोकने के उपायों और वैक्सीनेशन को बढ़ाने पर पीएम मोदी राज्यवार मंथन कर रहे हैं। बीजेपी सांसद राम स्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद राम स्वरूप शर्मा के दिल्ली के घर में फांसी के फंदे से लटका हुआ उनका शव मिला। भाजपा सांसद राम स्वरूप शर्मा के निधन के बाद आज होने वाली भाजपा संसदीय दल की बैठक रद्द कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सलाहकार प्रदीप कुमार सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। पद से इस्तीफा देने के पीछे उन्होंने निजी कारण बताया। पीके सिन्हा को सितंबर 2019 में नृपेंद्र मिश्रा के इस्तीफे के बाद नियुक्त किया गया था। मिश्रा के बाद सिन्हा इस पद तक पहुंचने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए थे। इससे पहले सिन्हा पीएमओ में कैबिनेट सचिव भी रह चुके। कांग्रेस से एनसीपी में शामिल हुए पीसी चाको ने बड़ा बयान दिया है। जो पार्टी बीजेपी से लड़ने की पहल करती है उस पार्टी के साथ काम करने के लिए एनसीपी में आया हूं। चाको ने आग्रह किया कि कांग्रेस को भी पहल करनी चाहिए। उन्होंने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि राहुल और सोनिया गांधी को बीजेपी से लड़ाई के लिए सबको साथ लाना होगा। चुनाव में नोटा बटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कोर्ट ने पूछा कि ज्यादातर लोग चुनाव के समय नोटा का बटन दबाते हैं, तो क्या उस सीट पर चुनाव रद्द होना चाहिए और नए सिरे से चुनाव होगा। ये नोटिस लोगों को राइट टू रिजेक्ट देने के लिए डाली गई एक याचिका की सुनवाई के बाद जारी किया गया। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में 14 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। इसमें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की एक-एक सीट पर भी चुनाव होंगे और सभी जगह 17 अप्रैल को वोटिंग होगी। 2 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसमें राजस्थान की 3 और मध्य प्रदेश की 1 विधानसभा सीट शामिल है। दमोह विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया गया है। दमोह उपचुनाव में 17 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी और 2 मई को इसके नतीजे आएंगे। राहुल गांधी के इस्तीफे देने के बाद ये सीट खाली हुई। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी होने के बाद कोलकाता समेत पूरे प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। अमित शाह ने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ बैठक की थी, लेकिन हेस्टिंग स्थित कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन जारी रखा। इसके बाद अमित शाह ने दिलीप घोष मुकुल राय को दिल्ली बुलाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांकुरा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि गृह मंत्री देश चलाएं या ये तय करेंगे कि किसे मारना है। क्या भाजपा मुझे मारने की साजिश रच रही है? लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं। हम राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोयले और गाय की तस्करी के लिए भी बंगाल को ख्यात माना जाता है। बंगाल में हमारी मां, बेटी और बहनों की भी तस्करी की जाती है। अधीर रंजन ने आरोप लगाया कि बंगाल के सत्तारूढ़ पार्टी और नौकरशाही मिलकर ये काम करते हैं, इसलिए कोई पकड़ा नहीं जाता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 13 वर्ष पहले बाटला हाउस में एक एनकाउंटर हुआ था। इसमें आतंकी आरिज खान गिरफ्तार हुआ था। तब ममता दीदी ने कहा था ये मुठभेड़ फेक है। ये सच्चा होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरिज को फांसी होनी चाहिए। ममता दीदी, आप राजनीति से कब संन्यास ले गई? फोन टेपिंग मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा में फोन टेपिंग को लेकर वे पिछले साल 14 अगस्त को ही पूरी बात रख चुके हैं और सीएम गहलोत ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये बीजेपी का आपसी झगड़ा है। एंटीलिया केस में क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के पूर्व चीफ सचिन वजय के ऑफिस पर एनआईए की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। मंगलवार तक जारी जांच में एनआईए ने वजय का मोबाइल और आईपैड और मर्सिडीज कार जब्त कर लिया है। एनआईए के मुताबिक वजय ने मनसुख हिरेन से 17 फरवरी को इसी कार में मीटिंग की थी। मनसुख अपनी गाड़ी खराब होने पर उसे छोड़कर सचिन वजय से ही मिलने गए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सांसद संसद में चर्चा नहीं कर सकते, इसके लिए उन्हें पहले से स्क्रिप्ट दी जाती है।
ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष वार्षिण्य से राहुल गांधी ने बातचीत की और राहुल ने कहा कि सांसद ने बताया कि उन्हें पहले से ही ये बताया जाता है कि क्या बोलना है। पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके मद्देनजर कांग्रेस पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यधारा में लाना चाहती है। इसके लिए सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच मतभेद खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के साथ उन्हें लंच पर बुलाया और मुलाकात में सिद्धू के भविष्य पर भी फैसला हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकों की विलय के बाद उनके कर्मचारियों के हितों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सैलरी, स्केल, पेंशन, उनकी सर्विस के सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि किसी संस्थान को बंद नहीं किया जा रहा है और न ही वर्कर्स को नौकरी से निकाला जा रहा है। सरकारी बैंकों के निजीकरण पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में कुछ बैंक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो संकटग्रस्त हैं। हमें ऐसे बैंकों की जरूरत है जो उच्च स्तर के हों। बैंकों का मर्जर भी इसलिए किया जा रहा है ताकि बड़े बैंक निकलें और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर सकें। केंद्र सरकार ने देश में डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी कि DFI के गठन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल के अंत में भारत दौरे पर आएंगे। जानकारी के मुताबिक यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के बाहर निकलने के बाद बोरिस की ये पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी। इससे पहले उन्हें भारत के 72वें गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से यात्रा रद्द हुई थी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख प्रचंड ने अपनी पार्टी के नाम के आगे से माओवादी शब्द हटाने का प्रस्ताव रखा है। कम्युनिस्ट विचारधारा वाले जो माओ को पसंद नहीं करते, उनको साथ लाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की इमरान खान सरकार लोकल मुद्दों पर अपने ही देश में गिरती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बैठक 2 महीने से न होने पर सरकार को फटकार लगाई है। 2 सदस्यों की बेंच ने इमरान सरकार से पूछा है कि क्या सरकार देश चलाने और फैसले लेने में नाकाम हो रही है। कांग्रेस ने पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 14 नामों वाली कांग्रेस की इस सूची में पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायणसामी का नाम नहीं है। पुडुचेरी में कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज दिनेश गुंडू राव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायणसामी 2021 विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में संजय मसानी को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए कांग्रेस सूचना प्रसार विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया है। पूर्व सीएम कमलनाथ के निर्देश पर उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजय मसानी सीएम शिवराज सिंह चौहान के साले हैं और 2018 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। भोपाल में सीएम शिवराज ने आज स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया। कोरोना को लेकर पीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी सीएम शिवराज शामिल हुए और सीएम ने कहा कि पहली प्राथमिकता लोगों की जान की चिंता है। सीएम शिवराज ने कोरोना संक्रमण रोकने लोगों से मास्क लगाने की अपील की। भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। आतिशबाजी के दौरान मंच के पास लगी आग से अफरा तफरी मच गई। माइक लेकर खुद सीएम शिवराज ने लोगों से नियंत्रण रखने की अपील की और इस मामले में कोई बड़ा हादसा हो सकता था। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से तबाह फसलों का सर्वे शुरू हो गया है। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने बयान में कहा कि सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद ही मुआवजा बांटेंगे। इधर आज फिर भोपाल समेत कई जिलों में बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का आदिवासी क्षेत्रों में होने वाली रामलीला पर बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा कि रामलीला में अभिनय के लिए आदिवासी बच्चों को चुना गया। ग्रामीण अंचल में रामलीला के मंचन की तैयारी विभाग कर रहा है। मंत्री ने कहा कि इस मामले में कथित देशद्रोही दुष्प्रचार कर रहे हैं। देश में ईंधन की मांग कोरोना काल के पहले के स्तर पर पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती मांग का सीधा मतलब है कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी से इजाफा हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से भविष्य में खपत बढ़ने की उम्मीद है। कोरोना वायरस की रफ्तार पर अंकुश के लिए लगाए गए लॉकडाउन से अप्रैल 2020 में ईंधन की बिक्री 40% गिर गई थी। गुजरात के सूरत में एक स्वयं सहायता समूह ने होलिका दहन के लिए सार्थक पहल की है। इस ग्रुप ने गाय के गोबर से पर्यावरण के अनुकूल स्टिक बनाया है। यहाँ के पशु चिकित्सक ने बताया कि स्टिक सिर्फ गाय के गोबर से बनाई जाती है। होली पर इसे इस्तेमाल करना ज्यादा ठीक है क्योंकि इससे पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं है। पन्ना जिले के अमानगंज थाना क्षेत्र हाउस में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना देर रात की है, जहां जेके सीमेंट प्लांट में काम करने वाले मजदूर लोहे की सरिया लेने के लिए अमानगंज गए थे, तभी अनियंत्रित होकर ट्रॉली पलट गई।
जबलपुर में डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स के जवान की कार में अचानक आग लग गई। आग की ऊंची लपटें उठने पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सरकारी क्वार्टर में सो रहे परिजनों की नींद खुल गई, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। सूचना पर खमरिया फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। मामले में फैक्ट्री प्रबंधन जांच में जुटा है। मध्य प्रदेश में अनाज के साथ साग सब्जियों की बम्पर पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। सरकार ने बर्बाद हो चुकी फसलों के सर्वे का आदेश दिया था, फिर भी जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक सर्वे नहीं किया है। ऐसे में किसानों को मुआवजे के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। भिंड में पुलिस ने हरिओम चिलर प्लांट में छापा मारकर 24,000 लीटर नकली दूध के साथ मिलावट का सामान जब्त किया है। मौके पर मिलावटी दूध से भरे 3 टैंकर कास्टिक सोडा, मिल्क पाउडर, पाम ऑयल मिला है। मिलावटी दूध टैंकरों से मालनपुर, नोवा और पारस जैसी नामी फैक्ट्रियों में भेजा जा रहा था। भोपाल की स्मार्ट सिटी में अधिकारी सरकार को करोड़ों का राजस्व का चूना लगा रहे। टीटी नगर में प्रोजेक्ट को लेकर जमीन का सर्वे कर प्रोजेक्ट को दोबारा तैयार किया जा रहा है। कंपनी ने डीपीआर में ही 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। मामले में अधिकारियों की लापरवाही ये रही है कि 342 एकड़ के कुल प्रोजेक्ट में जमीनों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। रीवा जिले के नौड़िया गांव में महाशिवरात्रि के दिन बीजेपी नेता की हत्या मामले में 5 आरोपियों में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। मामले में पुलिस की टीम 3 फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। उज्जैन जिले के जवाहर नगर में खुद की बंदूक से अपने आप को गोली मारने वाले युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक विकास प्राधिकरण में ड्राइवर के पद पर था। गोली मारने से पहले मृतक योगेश सिंह ने व्हाट्सएप में अपनी मौत का संदेश भी लिखा। छतरपुर में कांग्रेस नेता की हत्या ने सियासी तूल पकड़ दिया है। नेता की हत्या पर कांग्रेसियों ने हंगामा करते हुए चक्का जाम के बाद धरना प्रदर्शन किया। 6 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। जहां कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, तो वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने 6 विधायकों की जांच कमेटी बना दी। रायसेन के बरेली में करणी सेना के जिलाध्यक्ष की हत्या के बाद कार्यकर्ताओं में हंगामा है। कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम कर दिया, जिसके बाद करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने थाने का भी घेराव किया। करणी सेना ने इस मामले में हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। डिंडोरी जिले के किसलीपुरी गांव के एक घर में अचानक आग लग गई। आग लगने से महिला समेत 2 बच्चों की जलने से मौत हो गई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। एफआईआर दर्ज कर पुलिस आग के कारणों की जांच में जुटी है। मुरैना में अवैध रेत परिवहन रोकने गए पुलिसकर्मियों पर रेत माफिया के गुर्गों ने हमला कर दिया। हमले में बागचूनी थाना प्रभारी समेत 2 लोग घायल हुए हैं और सभी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। रायपुर में आरटीई के तहत स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। आवेदनों की तारीख 15 मार्च से लेकर 22 मार्च तक कर दी गई है। आरटीई पोर्टल पर तकनीकी खामी के चलते तारीख को बढ़ाया गया है। अब 22 मार्च से शुरू होकर 22 अप्रैल तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी, जिसमें दस्तावेजों की जांच 7 मई से लेकर 20 मई के बीच होगी। बस्तर में सुरक्षा बलों के एंटी नक्सल ऑपरेशन में नक्सलियों में घबराहट देखी जा रही है। दंडकरण स्पेशल जोनल कमेटी ने सरकार से वार्ता का प्रस्ताव रखा है। नक्सलियों ने बातचीत के लिए 3 शर्तें रखी, जिसमें शस्त्र बलों को हटाने, माओवादी संगठन पर लगे प्रतिबंध खत्म करने और जिलों में कैद नक्सली नेताओं को रिहा करने की मांग रखी। बालकों की ठेका कंपनी ने एम इंजीनियर के ठेका कर्मचारी राजेश कर्श की मौत के बाद मदद की है। कंपनी ने मृतक के परिजनों को मुआवजे के रूप में 10 लाख का चेक दिया। इसके अलावा तत्काल सहायता राशि के तौर पर 50,000 रुपए नगद दिए गए। बता दें कि राजेश कर्श 540 मेगावाट विद्युत संयंत्र में काम करते हुए छुट्टी हुए थे। भिलाई के खुड़मुड़ा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। परिवार का बेटा गंगाराम सोनकर ही 4 कत्लों का मास्टरमाइंड निकला। परिवार की 4 एकड़ की जमीन हथियाने के लिए उसने एक खूनी खेल खेला। गृह मंत्री ताम्रध्वज ने 1-2 दिन में इस मामले में पूरे खुलासे की उम्मीद जताई। जांजगीर चांपा जिले के नरियरा गांव में आरक्षक और कर्मचारियों के मारपीट करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी एक ही परिवार से हैं, जिनमें से 3 महिलाएं भी शामिल हैं। घटना 24 नवंबर 2020 की, जहां पर मुलमुरा थाना स्टॉप जांच के लिए गांव गए थे, तभी आरोपियों ने लाठी डंडे से मारपीट की। छत्तीसगढ़ में हाथियों का लगातार उत्पात जारी है। कोरबा के कटघोरा वन मंडल में मुख्य मार्ग तक हाथियों का दल पहुंच गया है। महासमुंद वन परिक्षेत्र के गांव में भी 2 हाथियों के घुसने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। दुर्ग के बठेना में 5 लोगों की संदिग्ध हालत में हुई मौत को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। आज बीजेपी एससी मोर्चा प्रदेश के सभी मंडलों में विरोध प्रदर्शन करेगा।
और 6 मार्च को एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हुई थी और इस मामले में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा यानी सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है। राजधानी रायपुर के त्रिमूर्ति नगर में एक कलयुगी सौतेले बेटे ने अपनी मां के साथ रेप किया। मामला 12 से 13 मार्च की दरमियानी रात की है, जहां घर में घुसकर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने सखी सेंटर काउंसलिंग में ये जानकारी दी, जिसके बाद देवनगर थाने में बलात्कार का मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया गया। डूंगरगढ़ में स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली चोरी करने वाले 12 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की और बकाया राशि नहीं देने पर 51 उपभोक्ताओं की बिजली काटी। बिजली विभाग जिले में उपभोक्ताओं से बकाया राजस्व वसूली के लिए संयुक्त अभियान चला रहा है। जगदलपुर की बोधघाट पुलिस ने 2 हीरा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों से हीरा और कोरंडम जब्त किया गया। आरोपियों ने बताया कि मध्य प्रदेश के पन्ना से 523 नग हीरा और 5 नग कोरंडम ओडिशा के जूनागढ़ खदान से लाए गए हैं और पकड़े गए आरोपी बिहार और ओडिशा के रहने वाले। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। एसोसिएशन का कहना है कि वैक्सीनेशन के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिस के साथ वकीलों और जजों को भी शामिल न करना गलत है। जबलपुर नगर निगम ने ऊंची इमारतों में फायर सिस्टम को परखने के लिए मालिकों को नोटिस जारी किया है, जिसके बाद उन्हें एनओसी जारी किया जाएगा। जबलपुर में बन रही इमारतों में सुरक्षा मानकों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। इमारतों में आग लगने पर निगम केवल 25 फुट की ऊंचाई तक ही काबू कर पाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि केंद्र सरकार विदेशी देशों को टीके का निर्यात नहीं कर रही है। कांग्रेस ने केंद्र पर कोरोना वायरस एक्सपोर्ट के कदम का विरोध किया और ये तर्क दिया कि सरकार को देश की पूरी आबादी को टीकाकरण किए बिना निर्यात नहीं करना चाहिए। राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उच्चतम स्तर पर विशेषज्ञ और सरकार की एक समिति देश में वैक्सीन की आवश्यकता की जांच कर रही है। कोरोना वायरस के चलते चीन में विदेश के लोगों को फिलहाल जाने की इजाजत नहीं है। ये पाबंदियां खत्म होने वाली है और चीन ने कहा है कि जल्द ही वो भारत, अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों के लोगों को अपने देश में एंट्री देगा। हालांकि चीन ने शर्त लगाते कहा कि ऐसे लोगों को आसानी से वीजा दिया जाएगा जो उनके यहाँ भरी वैक्सीन लगवा कर आएंगे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 12 करोड़ 12 लाख को पार कर गया। वहीं मौत का आंकड़ा अभी 26 लाख 81 हजार को पार कर गया। अब तक स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 76 लाख को पार कर गया है। दुनिया में 2 करोड़ 7 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण मामलों में नंबर 2 पर रहे ब्राजील में कोरोना का एक और वेरिएंट मिला है। देश में कोरोना के एक दिन में 28,869 नए मामले सामने आए और इससे कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 1 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना से 187 नई मौत से अब तक 1,59,000 मरीजों की मौत हुई है। तो संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। देश में 24 घंटे में 17,746 मरीज सामने ठीक हुए। महाराष्ट्र में 17,864 नए कोरोना मामलों से 23,47,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में 87 मौत से अब तक 52,996 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,38,000 को पार कर गया। पुणे में 3,574 नए केस से कुल संक्रमित अब 4,45,000 को पार कर गए हैं। नागपुर में 15 मार्च से सितंबर के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया। मुंबई में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के चलते बीएमसी ने अब सभी शिक्षकों, स्कूल स्टाफ को घर से काम करने का निर्देश जारी कर दिया है। बता दें कि मुंबई में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। बीएमसी के निर्देशों के मुताबिक 17 मार्च से लेकर 12वीं क्लास तक सभी बोर्ड के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम कहा गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 856 नए मरीज से आंकड़ा 3,18,830 हो चुका है। एक्टिव मरीजों की संख्या 4,661 पहुंच गई है। तो 12 मरीज की मौत से आंकड़ा अब 3,909 पहुंच गया। राज्य में 266 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद आंकड़ा 3,10,000 को पार कर गया। राजधानी रायपुर में 306, दुर्ग में 233 और राजनांदगांव में 27 नए मरीज सामने। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 817 नए केस सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा अब 2,70,000 को पार कर गया है। राज्य में एक दिन में 554 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और एक मरीज की मौत से कुल आंकड़ा अब 3,891 पहुंच गया है। भोपाल में 196 और इंदौर में 264 नए केस सामने।
मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते राजधानी भोपाल और इंदौर में आज नाइट कर्फ्यू लगेगा। प्रदेश के 8 शहरों में रात 10 बजे के बाद दुकान बंद करने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश में 24 घंटे में 817 नए मरीज मिले हैं और 1 मरीज की मौत हुई। इंग्लैंड ने टीम इंडिया को तीसरे T20 में 8 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड की टीम ने 5 विकेट में T20 की सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने 77 रन की पारी खेली, लेकिन जोस बटलर के 50 भारी रही। बटलर ने 83 रन की नाबाद पारी खेली और टीम को जिताया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 6 विकेट गंवाकर 156 रन बनाए। इस T20 की सीरीज पर कोरोना का साया मंडराने लगा है। सीरीज के आखिरी 3 मैच अब बिना दर्शकों के ही होंगे। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट धनराज नथवानी ने इस बात की पुष्टि की, वहीं टिकट खरीदने वाले दर्शकों को पैसे वापस कर दिए जाएंगे। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में आज इंडिया लीजेंड्स और वेस्टइंडीज लीजेंड्स के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। कल हुए मैच में वेस्टइंडीज के हाथों इंग्लैंड लीजेंड्स की हार हुई।